अच्छा, हम अब ये जो कर रहे हैं, अच्छा, अब यहाँ तक जो है आप लोगों को बात समझ में आ गई थी न्यूक्लिक एसिड के हवाले से। ये जो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट म्यूटेशन के नतीजे में कितनी बड़ी डिजीज हो सकती है, तो इस तरह से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अगर जरा सा भी रेडिकल इंजरी का असर आएगा तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है। यू कैन कॉम्प्रीहेंड वेरी वेल, इज दैट ओके और नॉट? हैंड रेस कीजिएगा, माइक ऑन नहीं करिएगा। हैंड रेस करके बताइए मुझे, ये बात क्लियर हो गई है? ओके, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। जो ये इस पूरे डिस्कशन का जो मकसद था बेसिकली, वो ये नहीं था कि मैं इस वक्त आपके साथ रेडिकल इंजरी डिस्कस करती। जो बेसिकली मेरा मकसद है वो पेरोक्सिसोम्स के हवाले से। तो हम जो बात कर रहे थे कि जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑर्गेनील्स, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनील्स मौजूद है, उनमें एक अदद जो ऑर्गेनील है उसको हम पेरोक्सिसोम कहते हैं। और पेरोक्सिसोम में जो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है ये भी, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो है हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज, खाली पेरोक्सीडेज, और एक दो और हैं इसी तरह से, कैटलेज। ये वो तमाम एंजाइम्स हैं जिनका काम क्या है कि किसी भी किस्म का अगर रेडिकल बनता है तो उस रेडिकल को ये अपने साथ मिलाकर स्टेबल कर देते हैं। और खुद इनकी जो अपनी कैपेसिटी है वो इस तरह से होती है कि इनके पास कुछ को फैक्टर्स मौजूद होते हैं और वो को फैक्टर्स इनको लोन पे डोनेट कर देते हैं, जिसके नतीजे में ये खुद अनस्टेबल नहीं हो पाते एंजाइम्स। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि these enzymes have the capability to neutralize the free radical whenever they get interacted with the free radical, they neutralize that radical। ठीक है, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जब हमारी बॉडी बनाई थी तो ऑब्वियसली वो तमाम मैकेनिज्म्स जो हो सकते थे, उन तमाम मैकेनिज्म्स के लिए आपको एक तरह से समझें कि उसका एंटीडोट भी बॉडी में गिवन है। आपको मालूम है, जैसे हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया आधा मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन का ताकि एक एटीपी मॉलिक्यूल बन सके। अब वो जो दूसरा आधा मॉलिक्यूल है अगर तो वो फॉरन यूटिलाइज हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा से या फॉरन यूटिलाइज नहीं हो पाया है, अभी उसकी यूटिलाइज होने में टाइम है, तो वो रेडिकल है। ठीक है, वो जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज अ रेडिकल। नाउ दैट रेडिकल हैज टू बी न्यूट्रलाइज। तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो इस तरह के अगर तो रेडिकल सेल के अंदर एंटर हो जाएं तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पेरोक्सिसोम से ये एंजाइम निकलता है और रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके डिस्कार्ड हो जाता है। पेरोक्सिसोम्स के अंदर फिर फर्दर जो है ये इस तरह के एंजाइम्स बन के दोबारा से स्टोर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब रेडिकल इंजरी आमतौर पे हमारी बॉडी में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का रेडिकल हमारी बॉडी में बन रहा है तो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में इंजरी भी होनी चाहिए। लेकिन वो इंजरी क्यों नहीं हो रही है, इसलिए कि पेरोक्सिसोम्स में जो एंजाइम्स हैं वो उन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रेडिकल इंजरी हमारी बॉडी में उस वक्त होती है, जो ये तमाम चीजें जो अभी हम पीछे को कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे थे, वो उस वक्त होती है जब रेडिकल बनने की मिकदार ज्यादा हो जाए आइदर, या रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने वाले एंजाइम्स डेफिशिएंट हो जाएं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज होती है तो उसके नतीजे में फिर हमारी बॉडी के अंदर रेडिकल इंजरी होती है। अदरवाइज हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इतना मैकेनिज्म रखा है कि हम इस रेडिकल इंजरी को बाईपास कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? प्लीज हैंड्स रेज कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो चीज है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसिकली आपका जो अगर से फॉर एग्जांपल मैं ये सेल बनाती हूँ और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है,
तो कोई भी एक पोल की साइड पे, यानी आप यूं समझ लो कि अब अगर ये सेल इस तरह से रखा हुआ है तो हम इसको इसका अपर पोल कह लें और ये लोअर पोल हो गया, ठीक है जी। सेंट्रियोल बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस के किसी एक पोल की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, आइदर अपर पोल हो जाए लोअर पोल हो जाए, क्योंकि सेल का मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जहां पे भी न्यूक्लियस की प्लेसमेंट हुई है, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा ही होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल, न्यूक्लियस का शेप और साइज और उसकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज होती रहती है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन दैट जहां पे भी न्यूक्लियस मौजूद है उसका कोई एक अपर पोल हो जाएगा और कोई लोअर पोल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। तो जो भी है बेसिकली एक पोल, किसी एक पोल, बुक्स में आमतौर पे लिखा होता है कि इट्स प्रेजेंट ऑन द अपर पोल ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि सेल का कोई मतलब प्रॉपर डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो यू कैन नॉट से कि विच वन इज द अपर पोल एंड विच वन इज द लोअर पोल। बेटा काइंडली जो भी जिसका माइक खुला हुआ है काइंडली बंद कर लीजिए, मुस्तकिल आपकी आवाज आ रही है। तो जो भी हो, कोई एक पोल के ऊपर ये इस तरह के स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, और ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी किसी एक पोल पे न्यूक्लियस के या तो अपर पोल या लोअर पोल या उसको नॉर्थ या साउथ पोल कह लें, व्हाटएवर, उस पोल के ऊपर ये स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद होता है। सेंट्रियोल बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि मोनोमेरिक यूनिट होता है, और व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड ये जो इसकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये मल्टीप्लाई करती हैं, ग्रो करती हैं साइज में, पॉलीमेरिक यूनिट बनाती हैं और आपको क्या देती हैं, ये क्या कहलाता है वो जो सेल डिवीजन में जो बनता है माइटोटिक स्पिंडल। बेसिकली ये क्या बनाती हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब ये आगे हम सेल डिवीजन के हवाले से जब हम बात करेंगे, तो सेल डिवीजन से पहले ये जो सेंट्रियोल है बेसिकली ये रेप्लिकेट करता है, इसी जैसा एक स्ट्रक्चर और बनता है, ठीक है जी। इस जैसा एक स्ट्रक्चर और बनता है, और ये जिस भी पोल पे से फॉर एग्जांपल ये अगर नॉर्थ पोल के ऊपर था तो ये जो स्ट्रक्चर रेप्लिकेट होने के बाद इट गोज टू द साउथ पोल, ठीक है जी। तो आप अब दोनों साइड से जो न्यूक्लियस की जो दोनों साइड्स होती हैं, दोनों तरफ से ये सेंट्रियोल्स की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये मल्टीप्लाई करती हैं। आपने अगर सेल डिवीजन याद हो आपको, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन में दोनों तरफ से स्पिंडल जो है वो मौजूद होती है, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आती है और वहां पे वो क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड होकर और फिर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो ईच डॉटर सेल को चले जाते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है जो ये सारा फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है वो सेंट्रियोल है, ठीक है जी। तो these are microtubules which are present on one pole of the nucleus, whatever that pole can be, और फिर just before cell division replication of that centriole takes place, और उसके नतीजे में आपको either side of the nuclear poles आपको जो है वो सेंट्रियोल की मिलती है, जो कि फिर बाद में माइटोटिक स्पिंडल बनाती है। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो तो काइंडली मुझे बता दीजिए। मिस, वो जो आपने माइटोटिक वो हीमोग्लोबिन वाली एग्जांपल बोली थी ना, उसमें आवाज कट रही थी, प्लीज आप वापस रिपीट कर दें। बेटा वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना प्लीज। अच्छा ठीक है, वो तो वीडियो तो आएगी ना अभी, तो आप उससे देख लेना, ठीक है। ओके, सही सही। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद फिर हम आते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट योर साइटोप्लाज्म। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, अगर तो आपको स्क्रीन शेयर हो जाती है तो काइंडली हैंड रेज कर देना। स्क्रीन शेयर हो गई? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर देखिए अगर आप, तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। आज किसी बच्चे ने ग्रुप पे मुझसे पूछा था कि क्या हम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं, न्यूक्लियस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बेशक इट इज अ लिविंग बॉडी, बेशक इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कह सकते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बट उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर बाकी की जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है जी। अब से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि जी हमारा जीआईटी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी चूंकि ये बॉडी के अंदर जीआईटी भी मौजूद है और बाकी, तो नर्वस सिस्टम इज द सेम नहीं,
नर्वस सिस्टम इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो कि हमारा जो चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर थिंग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो भी बेसिकली अगर सेल के ब्रेन के तौर पे आप न्यूक्लियस को ले रहे होते हैं, जो पूरी जो जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उसकी जो कमांड हो रही होती है या जिसका जो कंट्रोल हो रहा होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। सो न्यूक्लियस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। न्यूक्लियस को हम कभी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट थिंग, ये चीज क्लियर हो गई है तो मुझे प्लीज हैंड रेज करके बता दें, वरना फिर हम आगे चलें, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि जी व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज दी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स दी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब इसका ऑफ द सेल, इसका काम क्या है बेसिकली कि ये हमारे सेल के अंदर जितने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ये इनको रेगुलेट करता है। अच्छा भाई, अब करता कैसे है रेगुलेट? इस तरह से रेगुलेट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। नाउ दैट जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डिसाइड्स व्हाट इज योर कलर ऑफ द आई, व्हाट इज योर हेयर कलर, what kind of properties are you taking from your mother and what kind of properties you are taking from your father. All these things are included in that genetic material, but in addition to that आप किस किस्म की बीमारियां गेन कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप बिल्कुल बचे रहेंगे थ्रू आउट लाइफ, वो भी आपका जेनेटिक मटेरियल डिस्क्राइब करता है या डिसाइड करता है। बिल्कुल उसी तरह से फिर ये भी डिसाइड करता है जेनेटिक मटेरियल कि आपके सेल में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होनी है कि नहीं होनी है, उसके लिए भी अलग से जीन्स मौजूद हैं, आपको कितनी इम्यूनिटी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये तमाम का तमाम आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस बिल्कुल एक अलग सी चीज है। अच्छा, अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियस के अगेन इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और फिर अगेन बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन हो सकती है, ये बाकी जितने ऑर्गेनील्स हैं हमारे बॉडी सेल के अंदर उनकी सबकी बाइलेयर मेम्ब्रेन थी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बाइलेयर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स। अगर आप ये देखो जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस, ठीक है। पेनिट्रेशन अगर हुई भी है तो आपकी चैनल प्रोटीन से हुई है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। इस तरह से खुले पोर कहीं पे भी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आपके पास पोर्स मौजूद होते हैं एंड दीज पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है जी। न्यूक्लियर पोर्स की जो इसका जो डायमीटर है पोर का वो यूजुअली वैरी करता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 17 to 23 नैनोमीटर्स, ठीक है जी। बेसिकली इसके दरमियान में ये रहता है, लेकिन काइंडली एक दफा ये मेरी बात पर खाली यकीन करके ना बैठ जाना, आप लोग बुक से एक दफा कंफर्म कर लीजिए इसको। मैं इस तरह की चीजें जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो कभी आपको सही चीजें याद रह जाती हैं, कभी नहीं रह जाती, तो काइंडली इसको बुक से कंफर्म कर लीजिएगा कि पोर का साइज कितना है। हिस्टोलॉजी की बुक में अलग लिखा हुआ होता है, फिजियोलॉजी की बुक में अलग लिखा हुआ होता है, तो आप काइंडली गाइडेंस से इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि व्हाट इज द पोर साइज ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से चीजें इजीली पास हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो जरूरत की चीजें हैं वो एंटर होंगी, जो जरूरत की चीजें नहीं हैं वो किसी सूरत एंटर नहीं होंगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हो गए जो कि फैट डिपेंडेंट हैं, वो तमाम तो जा सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो बाकी के प्रोटीन्स हैं जिनका साइटोप्लाज्म में काम है या बाकी की जो ऑर्गेनील्स हैं वो क्योंकि इस न्यूक्लियर पोर से साइज में बड़े होते हैं इसलिए ये नहीं जा सकते। बेसिकली जो चीज इजीली बाहर से अंदर जाती है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। उनका होना बहुत जरूरी है। ये न्यूक्लियोटाइड्स चूंकि साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स की मूवमेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस वेरी इजीली थ्रू दीस पोर्स। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत इजीली इस पोर से पास होती है वो है मैसेंजर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर और वो न्यूक्लियस से बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में बहुत आसानी से थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? आगे चलो, हैंड रेज कीजिए। ओके अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे जब हम बात कर लेते हैं तो अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है या जो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मौजूद है उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब ये पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं है तो आप उसको साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते। चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हेडिंग भी डली हुई है। फिर इसके बाद अगर आप एक और स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, अब यानी हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर आ गए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उसमें जो सबसे जो 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 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर एक और सॉलिड मटेरियल, सॉलिड स्ट्रक्चर, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दिस सॉलिड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में अगेन जैसे न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया जो चीज प्रोड्यूस हो रही होती है वो है आरएनए। आपको मालूम है कि हमारे पास 3 तरह का आरएनए होता है। पहला, अपने पास कहीं अगर कॉपी है तो उस पर कहीं पे लिख लो, मैं आपको नाम बताती जाती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में mRNA भी कहते हैं। दूसरा जो आरएनए होता है उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, एंड दैट राइबोसोमल आरएनए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको कॉमनली क्या कहते हैं, rRNA। आर को शॉर्ट लिखिएगा और आरएनए को कैपिटल में लिखिएगा। इसी तरह से एम मैसेंजर का एम स्मॉल रखिएगा और आरएनए का जो है आरएनए कैपिटल रखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज ट्रांसफर आरएनए, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए को छोड़ के राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं rRNA और tRNA। मैसेंजर आरएनए बेसिकली डायरेक्ट टेम्पलेट है जो कि जीन का टेम्पलेट होता है, तो वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है वहां बनता है। अब इसके बाद आखिर में हम आ जाते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के ऊपर, यानी आपका ये जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट्स कंप्लीटली फिल्ड बाय द क्रोमैटिन मटेरियल, एंड दिस क्रोमैटिन मटेरियल इज ऑफ 46 स्ट्रैंड्स। ठीक है जी, 46 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमैटिन। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो अगर तो 46 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमैटिन है तो क्रोमोसोम क्या है, आया दिमाग में या नहीं आया? और अगर क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल तो फिर डीएनए क्या है? देखो, जो डिफरेंस है क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का वो क्या है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन या जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, जब आपका क्रोमैटिन मटेरियल फोल्डिंग करता है, कॉइलिंग करता है और फिर सुपर कॉइलिंग करता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। ठहरे, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन शेयर हो गया? हैंड रेस कीजिए। ओके, ये स्ट्रक्चर आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है जी, ये जो स्ट्रक्चर है ये कब बनता है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। यहां तक क्लियर है? तो ये जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन ये स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है बाय फोल्डिंग, coiling and super coiling of the chromatin material। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे नजर आएगा।
क्रोमोसोम आपको सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे नजर आएगा। जो रिमेनिंग टाइम है जिस वक्त सेल जो है वो स्टैटिक है, डिवाइड नहीं कर रहा। स्टैटिक से मुराद क्या है? डिवाइड नहीं कर रहा। जब सेल स्टैटिक है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्रोमैटिन इस तरह से खुल जाता है। Now, whenever this structure opens up, इसको अब आप कहते हैं न्यूक्लियर क्रोमैटिन। And this is your DNA. This is your DNA. ठीक है जी। अब ये जो डीएनए है ये आपका अच्छा, अब ये जो ओपन स्ट्रैंड्स है, से फॉर एग्जांपल ये पोर्शन अगर मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये खुला पड़ा है ना, अभी इसके अंदर कोई फोल्डिंग नहीं हुई। तो अब ये जो ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई जीन है तो इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, यानी इस जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा जो कि आगे जाके आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा इनटू प्रोटीन फॉर्म। ठीक है, अब ये मैं आगे बताती हूँ आपको। यहां तक बात समझ में आ गई तो हैंड रेस कीजिए। ठीक है जी। तो ये जो क्रोमैटिन है ये इस तरह से जब सेल स्टैटिक फॉर्म में होता है, डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो आपका जो डीएनए है वो इस फॉर्म में होता है जिसको आप न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो आपका डीएनए जो है वो फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग में चला जाता है, कॉइलिंग करता है, उसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। जुनैरा खालिक, आपको कुछ सवाल पूछना बेटा? नो मैम। ठीक है, आपने हैंड रेस किया तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई चीज जो अभी तक अनक्लियर हो तो मुझे बता दीजिए। नो मैम, समझ आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक जब हम बात क्लियर कर ली, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। एक जो डीएनए स्ट्रैंड, अच्छा यहाँ पे जैसे हमने बात की न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 46 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है जी, 23 पेयर्स और 46 स्ट्रैंड्स होते हैं, या क्रोमोसोम या क्रोमैटिन के व्हाटएवर आप जो भी बोल रहे हैं, डीएनए के 46 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है जी, जिनमें से आपको मालूम है कि 44 जो होते हैं वो सोमैटिक स्ट्रैंड्स होते हैं, ये सोमैटिक डीएनए भी कहलाता है, ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और ये हर सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, इसका ये कभी भी नहीं हम समझ सकते कि जी सेक्स क्रोमोसोम है तो वो खाली आपके जो है जो आपका जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उसके अंदर पाया जाएगा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं होती। आपके तमाम सेल्स के अंदर 46 के 46 स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। जिस सेल में जो फंक्शन हो रहा होता है वहां पे वो जीन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छी हुई भी होती है और वहां पे वो फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उस जीन के हवाले से जो रिलेटेड बाकी के को फैक्टर्स हैं वो उसी सेल में मौजूद होंगे जहां पे उसकी जरूरत होगी। बाकी वरना हर जगह पे 46 के 46 स्ट्रैंड्स मौजूद रहते हैं। यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि 46 स्ट्रैंड्स हर सेल में मौजूद हैं आपके। अच्छा, अब जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, one strand of DNA contains 10 raised to the power 10 nucleotides. Nucleotides क्या हैं? Building blocks of nucleic acids. ठीक है जी, 10 raised to the power 10 nucleotides are present in one DNA strand, और इस तरह से आपके पास 46 क्रोमोसोम्स की स्ट्रैंड्स हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होगी। जो मैं आपसे बात करी थी कि न्यूक्लियोफोर से न्यूक्लियोटाइड्स बहुत तेजी के साथ मूव कर सकते हैं। वजह उसकी है कि साइटोप्लाज्म में बनने के बाद डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में जाते हैं, ताकि व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, जहां जहां पे भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की फौरन जरूरत पड़ रही होती है।
तो वो जो है इतनी ज्यादा अमाउंट है, 10⁻10 एक स्ट्रैंड है, ऐसे 46 स्ट्रैंड्स है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन या जिस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इनको आप समझ लो टर्मिनोलॉजीज को, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है इसके नतीजे में। देखो जी, 3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। पहली है रेप्लिकेशन, दूसरी है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरी है ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है जी, रेप्लिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, यानी जो 46 स्ट्रैंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, 46 स्ट्रैंड्स की जगह 46 पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन जब हो रही होती है, जो आपकी 2 तरह की सेल डिवीजन होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। आपको मालूम है कि माइटोसिस जो है वो रिस्टोरिंग सेल डिवीजन कहलाती है, जबकि मियोसिस जो है वो क्या कहलाती है? रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। थैंक यू सो मच। तो रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। तो माइटोसिस इज रिस्टोरिंग सेल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शन सेल डिवीजन। पहली स्टेप में दोनों तरह की सेल डिविजन्स में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी 46 स्ट्रैंड्स जो हैं सिंगल स्ट्रैंडेड जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है जो दूसरा प्रोसेस है, और इसके बाद ऑब्वियसली सेल डिवीजन हो जाती है, जो कि हम बाद में करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जब मैं यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे टेम्पलेट आरएनए के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। दैट मींस यहाँ पे हम मैसेंजर आरएनए की बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर आरएनए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राइबोसोमल आरएनए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैसेंजर आरएनए। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन से क्या मुराद है? अगर हम आमतौर पे जो सिंपल इंग्लिश के हवाले से बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन? कोई एक बताया मुझे। तर्जुमा करना, किसी चीज का तर्जुमा करना, तर्जुमा करना या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऐसा ही? हाँ जी जी जी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है। यानी जो इंफॉर्मेशन आरएनए से आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन बनना है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड कहलाता है। यानी एक लैंग्वेज जो कि न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है उससे ट्रांसफॉर्म होना है इनटू अमाइनो एसिड लैंग्वेज। ठीक है जी। सो अब क्या हो रहा है? तर्जुमा हो रहा है। ऑब्वियसली एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रही है। इस वजह से इस प्रोसेस को कि अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन क्योंकि बन रहा है तो इसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई तो बोलो। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। आज के लिए मैं जो है यहाँ पे लेक्चर को जो है वो रोक रही हूँ। ठीक है जी।